खल्को, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? हम ठीक हैं। आपकी खैरियत अल्लाह करीम से नेक और मतलूब चाहती हो। आज हम इधर क्यों है? Talking about business. टॉकिंग अबाउट बिजनेस। सॉरी, मेरी जो लेंस है, कॉन्टेक्ट लेंस मैं डेली यूज़ करती हूँ, वो ख़त्म हो गए हैं, तो आज मैं चश्मिश बन के आपके सामने बैठ गई हूँ। Please subscribe and click the bell to get notification. तो लोग कहते हैं ओ मामा यू आर अ बिग एक्ट्रेस ना। ये जो हो ना, ये मैं हूँ, ये मैं असल में हूँ। मैं हर वक्त फन बनाती हूँ, हर वक्त ये डिंगे चिब्बे मुंह बनाती हूँ। जो आप लोग मुझे देख रहे हो ना, ये मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। मैं हूँ पर मैं नहीं हूँ। असल में जो मैं हूँ ना, मैं बहुत फनी, ज़रा सी बात का जोक बनाना, फन करना, और अभी मैंने इनको हंसा के दौरा कर दिया। ये कुछ भी कहती थी। So what was it when you laughed too much? Your eyes. Oh, the eyes thing you were doing. And उससे पहले भी कुछ किया था ना। And then you put Harim's legs on your head. ये and पता है क्या हुआ? ये मुझे कह रही थी कि जल्दी से इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ पोस्ट कर दो ना, सब्र करो। तो मैंने क्या किया, वो मेरा ब्लू ये मेरा बैग का पिलो है ना, ये मैं बैग के लिए रखती हूँ। तो मैंने इससे मुझे कहा इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी पोस्ट करूँ, तो मैंने इधर उधर देखा, कुछ नहीं था ना, तो मैंने ये यूं किया। तो फिर कुछ और नहीं मिला, तो मली लेगिंग पड़ी हुई थी हरीम की, तो वो मैंने ऊपर डाल दी। तो ऐसे फनी फनी चीज़ें मैं करती रहती हूँ। ये एक्टिंग नहीं है, ये असल में मैं ऐसे ही हूँ। मैं ऐसे ही हूँ, पर मैं आप लोगों के सामने वो मम्मा फिगर करके ना, तो ज़्यादा शोशा नहीं करती हूँ। जो बच्चे हैं ना, इनको पता है मैं कैसी हूँ। She has a very different side, you don't know. And you think Sumaya is innocent? Oh. सुमैया ने अभी नाफिया की नकल उतारी। नाफिया कल किसी को मिली थी और उस बंदे ने उसे कहा नाफिया को कि अच्छा, उस बंदे ने उसे कुछ कहा कि नहीं, मैंने तो कोरोना की वजह से अच्छा चलो नहीं बोलते, फिर जूते पड़ेंगे, जूते नहीं चाहिए। तो वो फिर जो नाफिया का एक्शन था वो हम आपको बता देते हैं कि नाफिया ने क्या कहा। I'm not gonna say it, ma'am. Just let's talk about other things. नाफिया ने कहा अपने बालों को यूं झटका दिया। Okay. तो वो सुमैया ने नकल उतारी, हम सब फ्लोर पे थे। एनीवे, चले पैसे की बात करें। पैसों की बात करते हैं। पैसा है तो सब कुछ है। Unfortunately. आजकल के ज़माने में अगर पैसा नहीं है ना, तो तुम्हारे सगे बहन भाई भी तुम्हें नहीं पूछते। But if you have too much money, then everyone. टू मच मनी से भी प्रॉब्लम है, और टू मच गरीबी से भी प्रॉब्लम है, और मिडिल क्लास से भी प्रॉब्लम है। तो लेकिन पैसा, पहले जब मैं टीनेज की होती थी तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी। मैं हर वक्त ये सोचती थी कि पैसा क्या चीज़ है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बाप के घर से भी खूब खाते पीते आई थी, इधर ससुराल भी खूब खाता पीता था, तो मुझे पैसे की कदर नहीं थी। मैं कहती थी कि पैसा क्या चीज़ है। नाफिया और मेरे बच्चों की भी मेंटालिटी अभी तक ऐसी थी, अब थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है। अभी तक नाफिया, सुमैया, मलीहा के लिए, मेरे ख्याल में सिद्दीक के लिए भी, सिवाय समी के, समी शुरू से ही अपने पैसों की लुक आफ्टर करता है। What? I mean, लुक आफ्टर करता है कि उसके पैसा कमाने की कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। No? Oh, you mean like somebody who wants money? Yeah. Who wants to earn money? Yeah. Yeah, some is definitely that way. Yeah. लेकिन बाकी इनको, जैसे नाफिया डॉक्टर थी, इसको कितनी जॉब्स ऑफर हुई थी, पर इससे कहा नहीं, मैंने 2 ईयर ऑफ लेना है, मैं नहीं कर सकती हूँ काम।
इसी तरह सुमैया को कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, इसने चलता चलाया बिजनेस बंद कर दिया। इतना मशहूर बिजनेस था, वो था एला समथिंग। So when nobody was doing the hijabs, Sumaya was doing was the the hijab. first one who was doing hijab. She is called Little Layla. लिटिल एला, और she sold इतना thousands and ज्यादा- thousands of hijab, and then Mashallah. everyone started doing it. And mashallah, I think she was the first one Yeah, she online. was the first one. China Well, से I इसकी don't know. delivery आती She थी। was basically before it became a trend. She was already doing it. Yeah, पर उसको पैसों की लालच नहीं थी, कहती थी इसकी वजह से मैं बच्चों को टाइम नहीं दे रही हूँ, बंद कर दिया। ये मेरे अलार्म फिर बज रहे हैं, और आज के अलार्म आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगी, आज के अलार्म बहुत ज्यादा है। एनीवे, तो लेकिन एक पॉइंट पे आके इंसान को लगता है कि पैसा जरूरी है। Sorry. Sorry. Yeah. तेरे मोते विते पतेड़ मारा, तेरे मुंह ते उते पचपेड़ मारा। यस यस, What's तेरे पतेड़? मुंह ते उते पचेड़ मारा। Chaper, not pache. तेरे मुंह ते उते चपेड़ मारा। यस, तो हुआ ये कि Were you successful today, by the way? Were you successful? I am successful, Allah. No. Successful for what? I told you. ना, ये एक और जर्नी है मेरी, जिसमें मेरा सक्सेस बहुत मुश्किल है। Yeah. वो हम What's- पीप what's- कर देंगे। what's तो that ये मुझे Amitabh- पूछ रही तुम Amitabh सक्सेसफुल Bachchan- हुई, मैंने कहा नहीं। Amitabh Bachchan movie? हाँ, वो वाली बात करो, फिर मेरी सक्सेस का पता चल जाएगा। Huh? पीको इज द मूवी। ये वो वॉच करो ना, तो वो अमिताभ बच्चन जो है ना, वो मैं हूँ। एनीवे, तो मेरी ये सक्सेस की स्टोरी है, जो मेरी बेटियां मुझसे हर वक्त पूछती है। एनीवे, तो पैसे से बात शुरू हो गई है। So today's vlog, what is it about? इट्स अबाउट बिजनेसेस, हाउ टू स्टार्ट बिजनेसेस। Okay. तो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने अपने सक्सेस की स्टोरी थोड़ी सी आटे में नमक के बराबर आप लोगों के साथ शेयर की, सिर्फ आपको ये बताने के लिए कि अगर औरत चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। मेरी अम्मी कहती थी कि औरत चाहे तो वो Okay, किला two. Oh. I thought K2 पर. केटू पे भी चढ़ सकती है बेशक, और किला भी बना सकती है। अपनी जिंदगी को एक किला बना दे, और अपनी जिंदगी को बला भी बना सकती है। बला यानी कि मास्टर काइंड ऑफ लाइफ। तो मेरा मतलब ये है कि जो औरतें 100% अपने हस्बैंड पे डिपेंड करती हैं, तो ठीक है, औरत का ये हक है हस्बैंड पे कि वो उसके लिए कमाए, उसके लिए लाए। ये हमारी दीन का भी हिस्सा है, कल्चर का भी हिस्सा है कि ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नाफिया, कि वो औरत को अच्छी लाइफ दे, उसको कमा के दे उसको। बल्कि हमारे दीन में यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मर्द की वो ना हो, उसको उर्दू में क्या लफ्ज़ बोलते हैं, अगर मर्द अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो शादी ना करे। तो ये मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर टाइम के साथ चेंजेस आती हैं। आजकल एक मर्द के साथ 10 बंदे खाएं, वो भी पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, औरत कब तक हर अपनी ज़रूरत की चीज़ के लिए मर्द को कहेगी दे दो दे दो दे दो। तो हदीस का मफहूम है कि अगर औरत कमाती है और औरत की कमाई पे खावन का और उसके बच्चों का कोई हक नहीं है, अगर फिर भी वो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा घर में लगाती है, तो ये ऐसा है कि वो अपने खावन को ज़कात दे रही है। So, इसका बहुत बड़ा दर्जा है। So mum's just basically saying that it's the husband's responsibility to support the wife, but with time things have changed. You can't have a husband supporting like 10 members of the family now, and especially because women can work. A woman needs to start working, because how long will she continue to ask her husband for every single thing, whether it's shopping, whether it's anything in it. So yeah, you should. And hadith wise as well, what did you say? Hadith mafhum is that Rasulullah sallam hadith says that man haven't got any right on woman money, and if the woman with her own brings her money, it's like giving zakat. Yeah, to spend her money on children and house and helping husband, it's like she giving zakat to her husband.
सो औरत की पैसों पे उसके बच्चों का, उसके खावन का कोई हक नहीं है, क्योंकि वो अगर कमाना भी चाहती है तो वो सिर्फ अपने लिए कमा सकती है। Now, Look how beautiful our religion is so beautiful. Yeah, people have messed around with it and लेकिन जो आजकल लोगों ने जो अपनी अपनी मतलब की बातें हैं वो ऊपर कर दी है, जो उनकी मतलब की बातें नहीं है वो दबा दी है। सो हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलीजन में, कुरान में चेंजेस नहीं आई हैं, बाकी चीज़ों में चेंजेस नहीं आई हैं, पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी चेंज आ गई है। जो औरतों के हकूक़ है वो नीचे कर दिए, जो मर्दों के हकूक़ है वो ऊपर कर दिए, क्योंकि इट्स अ मैन वर्ल्ड, इज़न्ट इट? काइंड ऑफ। तो चले इन बातों में पढ़ेंगे तो फिर व्लॉग फिर 2 घंटे का हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती फिर भी 45 मिनट का हो जाता है। तो जो मेन बात है वो ये है कि आप सब ने मुझसे पूछा है, पहले तो पार्ट 1 में मैंने पोस्ट कर दिया जो आपने पूछा था मेरी सक्सेस का क्या राज है। Sorry, I don't know why I'm yawning. I'm gonna cut this yawning bit, okay? No, I'm not gonna cut it. I'm gonna put it. Okay. क्योंकि मुझसे कटकटा नहीं होता, मैं बस नेचुरल sorry guys, you gotta. I don't know why I'm so sleepy, but okay. Because सारी रात उठ रही थी, जा रही थी, तो स्लीपी ही होगी। Yeah, okay, and then तो वो तो मैंने आपको बता दिया। और उस सक्सेस की स्टोरी भी ये नहीं कि मैं अपनी स्टोरी शेयर करना चाह रही थी, मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे गाइड करो। जैसे कि आप अपनी माँ को देखते हो कि मेरी माँ ने ये किया है, तो माँ आपको बताती नहीं है पर इनडायरेक्टली आप उससे सीख लेते हो कि मेरी माँ ऐसे करती थी। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने मुझे अपनी माँ की तरह समझा हुआ है, तो मैंने आपको अपनी सक्सेस की स्टोरी इसलिए नहीं बताई कि मैं डींगे मारूं, मैंने इसलिए बताई कि आप अपने मतलब की चीज़ें उस स्टोरी से सीख लें। जैसे कि मैंने डिप्रेशन की स्टोरी बताई थी और आप उस तरीके से उसको फॉलो करें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने छोटे से शुरू किया, ये भी एक पॉइंट है बिजनेस में। एकदम से बहुत सारा पैसा ना लगाओ बिजनेस में, क्योंकि आप एकदम से बहुत सारा पैसा लगाते हो, बिजनेस क्लैप हो गया, बिजनेस चला नहीं, तो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। तो आप छोटे से शुरू करके ऊपर लेके जाओ। तो ये बात how much समझे। would you say on average for a woman to start a business, say? अच्छा, अगर एक वुमेन छोटा सा ब्यूटी का बिजनेस शुरू करना चाहती है, पहले हम, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा सवाल ब्यूटी के बिजनेस के आए हैं, ब्यूटी और हेयर के। अब आपको एक बात बताओ कि मेरे पास एक फैसिलिटी थी, मेरे पास प्रॉपर्टीज़ थी, तो प्रॉपर्टी का रेंट रेट ये मुझे ज़रा आराम हुआ। अब जाहिर बात है हर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं होती, उसने प्रॉपर्टी को रेंट भी करना होता है, लीज भी करना होता है। तो सबसे पहले अगर आप बिजनेस शुरू करें तो ये, क्योंकि जब मैंने कोई भी कोर्स किया है तो उसमें हमें प्रोडक्ट नॉलेज और बिजनेस को कैसे शुरू करें ये भी सिखाते थे कि किस तरीके से। तो सबसे पहले अपना दिमाग में ये रख लें कि आप जहां ये बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां इस बिजनेस की डिमांड है या नहीं है। अब यहाँ मैं पोतकॉल में रहती हूँ, यहाँ सारे तकरीबन जो बहुत अमीर लोग हैं वो रहते हैं, बहुत रिटायर्ड लोग रहते हैं और वो बुढ़े ज्यादा हैं। अब यहाँ पे मैं उठ के बैठ जाऊँ और मैं यहाँ खोल लूँ थ्रेडिंग का या कुछ का, तो इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, अगर मैं हेयर सलोन यहाँ खोलूंगी तो मैं मैडली बिजी होगी, क्योंकि हर बुढ़ा बुढ़ी ये यहाँ पे जाते हैं और हर वीक अपने बाल बनाते हैं। ये घर में नहीं बनाते ना, पता नहीं क्या होता है, लेकिन हमारे हेयर सलोन में भी यही होता था। रेगुलर जो गोरों के बुढ़ा बुढ़ी सीनियर है सिटीजन है, वो हर रोज आते थे, हर वीक में एक दफा आते थे, अपने बालों का वो रोल शोल करके चले जाते थे। हम आराम से 30-40 पाउंड उनसे कमा लेते थे और वीकली वो बेस पे होता है। तो जाहिर बात है इस इलाके में थाउजेंड्स सीनियर सिटीजन है, तो अगर आएंगे तो मेरा सलोन तो गया। मैं बल्कि हमेशा यहाँ सोचती हूँ कि यहाँ एक भी नहीं है, तो अगर यहाँ खुल जाए, लेकिन मैं टुंडे हाथ के साथ कर नहीं सकती हूँ और अभी मुश्किल है यहाँ पे मेरे लिए। तो लोकेशन और डिमांड को ज़रूर देखें। बेशक आप घर में एक फ्रंट रूम को खाली कर दें और उसमें शुरू कर लें अपना बिजनेस,
लेकिन ये देखिए कि जहां आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं वहां इस चीज की डिमांड है। Legally, can you do that? यस, लीगली वी कैन डू दैट, बट आपने कौंसल को बताना है, आपने कौंसल के पास जाके एक एप्लीकेशन देना है कि मेरे घर में ये एक स्पेयर रूम या गेस्ट हाउस या गैरेज या कुछ ऐसे है जिसमें मैं ये शुरू करती हूँ, और वो आपको एक छोटा सा लाइसेंस टाइप भी दे देते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं A1 का लाइसेंस। कोई शॉप खोलना ऐसे, इसको यहाँ पे यूके में A1 कहते हैं, मुझे नहीं पता बाकी कंट्री में क्या कहते हैं। लेकिन अब जैसे कि हयाताबाद पेशावर में हम रहते हैं, तो वहाँ पे आप घर में कुछ भी नहीं शुरू कर सकते हो, स्पेशली ब्यूटी सैलून नहीं शुरू कर सकते हो। वो जो PDA वाले हैं या जो भी हैं वो आके बंद कर देते हैं, ताला लगा देते हैं, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली रेजिडेंशियल एरिया है। पर यूके में अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये फैसिलिटी है कि आप अपने घर के किसी गैरेज में या किसी आउट हाउस में या फ्रंट रूम में कुछ ऐसा, लेकिन आप बोर्ड नहीं लगा सकते हैं। आप बोर्ड लगाएंगे तो उसको आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना होगा, लेकिन आप उस घर में कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन साइन बोर्ड लगाए बगैर, क्योंकि वो कमर्शियल एरिया नहीं है, वो डोमेस्टिक एरिया है। और अगर आप उस अपनी प्रॉपर्टी को कमर्शियल बनाएंगे तो कौंसल की परमिशन लेंगे, ठीक है। So yeah, so I just asked Mum whether it's legal to open it in your front, you know, inside your house. So yes, you can, but you have to go to the council, tell them that you're doing that. They'll give you something called an A1 license, and you have to apply for it basically. But we don't know what happens in other countries. But she did say about Pakistan that you can't do that in Pakistan because the PDA, which is the Hayatabad, especially I know about Hayatabad. I don't know about other areas. Yeah, that's PDA is to do with Hayatabad, and they closed the property down. Yeah. Now the other thing is you can't put a board. This is UK now. Board as a signboard for your business. For domestic area, like if it's not commercial that area. then becomes a commercial area requirement. So you need to basically go to a commercial area for a board. Yeah, but the easy thing is always एडवाइस आपको लेना चाहिए अपनी लोकल अथॉरिटी से, कोई चीज़ भी बगैर। और ये इतने मुश्किल काम नहीं होते, हम लोग कहते हैं ओए कौंसल के पास जाना और ये, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी इजी, वेरी इजी। आप ऑनलाइन भी जाके पूछ सकते हो, या अपने लोकल कौंसल को फ़ोन करो कि मैं अपने घर के किसी कमरे में ऐसे शुरू करना चाहती हूँ। अगर आपके पास लेज़र नहीं है, आपके पास एयर पीसिंग नहीं करते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि बूटॉक्स नहीं करते हैं, फिलर नहीं करते हैं, और आप अगर सेमी परमानेंट मेकअप नहीं कर रहे, बस सिंपल हेयर ड्रेसिंग और सिंपल ब्यूटी कर रहे हैं, जिसमें कि कोई ब्लड का नहीं है और क्रॉस इन्फेक्शन का और इन चीज़ों का कुछ खतरा नहीं है, तो ये आप खोल सकते हैं और आपको कौंसल बहुत जल्दी से इजाज़त देती है। और अगर आप कमर्शियल एरिया में कोई छोटा सा, मैं आपको एडवाइस दूंगी कि अगर आप ब्यूटी और हेयर का शुरू करना चाहते हो तो बड़ा जगह मत लो, छोटी जगह ले लो। जैसे मैंने एक छोटी रूम से शुरू किया और उसको एक्सपेंड करते जाओ। और अगर आप एक रूम का सैलून या एक रूम का, अब मेरे पास पहले एक ब्यूटी रूम था, फिर मेरे पास 6 ब्यूटी रूम थे, मैंने फिर क्यूबिकल बना दिए थे, तो मेरे पास फिर हर चीज़ का एक रूम था, फेशियल का अलग, मसाज का अलग, पेडिक्योर का अलग स्टेशन था, मैनिक्योर का अलग था, हेयर ड्रेसिंग का अलग था, थ्रेडिंग के अलग थे। तो फिर आप उसको स्लोली आप क्यूबिकल भी बना सकते हो, ये नहीं कि रूम बनाओ, आप छोटे छोटे क्यूबिकल बीच में ऐसे पार्टीशन करके कर्टन्स लगा के इस तरीके से भी आप कर सकते हो। मैंने तो वैसे प्रॉपर बनाए थे, प्रॉपर मैंने उसको छोटे छोटे क्यूबिकल बना दिए थे दरवाजे लगा के। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने कवर करनी है वो आपने कवर करनी है, दिमाग में ये रख ले और पेंसिल और पेपर ले ले और दिमाग में ये रख ले कि सबसे पहले अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो लोकेशन और उस जगह की डिमांड को देखें। अब अगर वो 100%, अब ये मेरा 100% गोरों की जगह है, अब इसमें मैं एशियन बुटीक खोलूं तो क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। मैंने एशियन बुटीक खोला था ग्रेंज टाउन में, मैंने एशियन बुटीक खोला था सिटी रोड पे, मैंने एशियन बुटीक खोला था रिवर साइड पे, कैंटन पे। अब इन जगहों में आप यकीन करें कि बांग्लादेशी मेरे बहन भाई, पाकिस्तानी, सोमाली, अरब, हर किस्म का कल्चर है और मैंने हर किस्म के कल्चर के मुताबिक, यहाँ तक कि अपने सिख बहन भाइयों के लिए मैंने उनके लिए रुमाले भी रखे हुए थे। रुमाले ये जो रखते हैं
ये जो अपना इबादत करते हैं तो ये वो रुमाले पहनते हैं और पता नहीं कोई अपने गुरुद्वारों में यूज़ करते, यहाँ तक मैंने रखे थे क्योंकि उनकी डिमांड थी। और मैंने ब्लाउज, पेटीकोट, यहाँ तक कि फॉल तक मैंने रखी थी क्योंकि वहाँ पे गुजराती लोग ज़्यादा थे, तो हर उन कम्युनिटी के मुताबिक मैंने चीज़ें रखी थी। अब ये एक पॉइंट नोट कर ले कि आपने लोकेशन देखनी है कि वो लोकेशन कैसी है, और दूसरा वहाँ के एक एरिया का विजिट करना है। यस। So what kind of demographic? Can you explain that? So location is the first thing, like we've explained. You have to look at where you're opening up your what and the demand and the demographic of the area. It's very important to search the area and research the area, like what kind of people are there. So if you're opening a Asian clothes shop, you're not going to open in like my area. Example is my area. Somewhere where people are retired, English people, white, people that will not be wearing that thing. Yeah. So you have to think about that. Think about your demographics so that you do have that clientele coming in. Yeah. नंबर दूसरी चीज जो है आपको यही बताई कि आप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें। या तो हो आप बहुत वेल्थी हो तो आप अफोर्ड कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, और जाहिर बात है स्मॉल बिजनेसेस वही शुरू करता है जो कि इतना ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो आप ऐसे करें कि मिनिमाइज करें चीज़ें के। अगर आपने 4 चेयरों के बजाय आप सिर्फ 2 चेयर हेयर ड्रेसिंग की करें, 4 वॉश बेसन के बजाय आप 1 वॉश बेसन कर ले, तो आप इसको बजाय इसके कि आप 5 महीने बाद बैंकक्रफ्ट हो जाए, उससे अच्छा है कि आप इसको स्लोली एक्सपेंड कर दें। दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है कि आपको क्या लेजिस्लेशन क्या है इन चीज़ों की। तो अगर आपने ब्यूटी सैलून खोलना है तो आपके पास मस्ट बी ब्यूटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, हेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यूके के लॉ के मुताबिक यहाँ पे सिर्फ यूके या यूरोपियन सर्टिफिकेट को रिकग्नाइज किया जाता है या अमेरिका का, लेकिन कोई पाकिस्तान की ब्यूटिशियन का सर्टिफिकेट या कुछ वो नहीं रिकग्नाइज करते। सर्टिफिकेट किस चीज़ के लिए चाहिए? इंश्योरेंस के लिए चाहिए। अगर आप कोई ब्यूटी का, हेयर का, फोटोग्राफी का, फूड का कोई भी बिजनेस यूके में शुरू करेंगे तो आप पब्लिक लाइबिलिटी और जो एम्प्लॉय का होगा और ये सब चीज़ों का आपके पास मस्ट भी इंश्योरेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर गलतियां होती रहती हैं, सर्टिफिकेट का होना किस लिए ज़रूरी है? सर्टिफिकेट का होना इसलिए ज़रूरी है कि वो आपके इंश्योरेंस को बताता है कि आप क्वालिफाइड हो। जैसे कि कोई पुलिस में जाएगा, पुलिस का काम करेगा, नौकरी करेगा, तो सबसे पहले उसकी पुलिस की ट्रेनिंग को देखेंगे। इसी तरह डॉक्टर वो जीएमसी के साथ रजिस्टर्ड होगा, नहीं तो नहीं। इसी तरह हर काम यूके में या अमेरिका में या यूरोपियन किसी कंट्री में, मैंने सुना है कि अब तो पाकिस्तान में भी यही है कि आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो मैंने सुना है पाकिस्तान में भी सू करने का चक्कर शुरू हो गया। ये मैंने न्यूज़ में देखा कि किसी का मुंह बिगड़ गया था तो वो उसने अदालत में उस बंदे से पता नहीं 50 लाख रुपए ले लिए क्योंकि वो बड़ी कंपनी थी। उस सर्टिफिकेट की वजह से आपके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब आप खोलते हो तो सबसे पहले आपने एक इंश्योरेंस वालों को कहना है कि कोई भी, इसमें बॉब टाक इंश्योरेंस है, इसमें बेलेंस है, इसमें FHT है, इस ब्यूटी की 1000 इंश्योरेंस कंपनीज है, इलिप्स इंश्योरेंस है। अब आप जाएंगे ऑनलाइन और ऑनलाइन देखेंगे कि ब्यूटी और हेयर को कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है। अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, अगर आप सिंपल ब्यूटी की ट्रीटमेंट करते हो जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, मसाज और ये चीज़ें, और सिंपल हेयर कटिंग, पर्मिंग, कलरिंग करते हो, तो इंश्योरेंस ज़्यादा से ज़्यादा 200 पाउंड साल के होते हैं, ओनली 200। ये भी मैं हाई प्राइस बता रही हूँ मैक्सिमम। लेकिन अगर आप लेज़र करते हो, सेमी परमानेंट मेकअप करते हो और फिर ऊपर 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 बड़ी चीज़ें करते हो, तो एक पॉइंट पे मैं साल के 2500 पाउंड इंश्योरेंस देती थी। सो ये सब आप सर्च करें, रिसर्च करें
कि कौन सा इंश्योरेंस कम पैसे लेता है, कौन से इंश्योरेंस को हाई रेट दी, कोई इंश्योरेंस आपको इंश्योर कर देंगे और जब आप प्रॉब्लम में होंगे बैकअप हो जाएंगे। तो हमेशा वेल नोन इंश्योरेंस को चूज करें कि वो आपको सपोर्ट दे, चाहे आप फूड का बिजनेस शुरू करें, कैटरिंग का करें, चाहे इवन आप सिंपल ड्रेस मेकिंग का भी शुरू करें, तो आप अपनी जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है वो ज़रूर करें। क्या पता किसी एम्प्लॉय का हाथ कट जाए कटिंग करते करते, कुछ भी हो सकता है। क्या पता आपके शॉप में कोई आ जाए और शेल्फ उसके ऊपर गिर जाए या कोई मिरर उसके ऊपर गिर जाए। तो लाइबिलिटी इंश्योरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड योर प्रेमिसेस इंश्योरेंस, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपने किसी चीज़ को रख दिया है, फायर हो गई है, आपने सिंपल स्ट्रेटनर रख दिया है और इससे आपने ऑन छोड़ दिया और सुबह को आप आ गई, अल्लाह ना करे सारा सैलून जला हो। तो बिल्डिंग इंश्योरेंस, लायबिलिटी इंश्योरेंस ये ज़रूर होना चाहिए। और ब्यूटी का तो 6 मिलियन पाउंड वाला इंश्योरेंस होता है, यहाँ तक होता है। तीसरी और इम्पोर्टेंट चीज़, आपके पास हेल्थ एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास सिर्फ ब्यूटी का सर्टिफिकेट नहीं, आपने हेल्थ एंड सेफ्टी भी पास किया हो और उसका एक प्रूफ आपके पास होना चाहिए। और आपको वो हेल्थ एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेट अपनी किसी भी अपने प्रेमिसेस के वॉल पे लगाना चाहिए कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी के काबिल हो। और आपको अपना इंश्योरेंस भी लगाना चाहिए कि आप इन लोगों के साथ इंश्योर्ड हो। ये बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप सैलून आपने खोल लिया, चीज़ें रख ली, तो अब उस सैलून का या उस फूड प्लेस का या सोइंग प्लेस का जो भी बिजनेस हो, उसका एक चक्कर लगा ले कि इसमें हेल्थ एंड सेफ्टी को सब कवर कर रहा है। हेल्थ एंड सेफ्टी मतलब जैसे कि एक प्लग है और वो प्लग लूज है, तो अगर आपके प्रेमिसेस को कुछ हो जाएगा तो इंश्योरेंस कुछ भी नहीं देगा। और आपके पास गैस का और इलेक्ट्रिक का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए हेल्थ एंड सेफ्टी का। वो एवरी ईयर आपको रिन्यूअल करना पड़ता है। अगर आपने वो नहीं किया और अल्लाह ना करे कुछ भी आपके सैलून को हुआ, आपके एम्प्लॉय को करंट लग गया कुछ, तो गए आप, फिर अदालतों के चक्कर काटो आप। Okay, so the 2 points, the other extra 2 points is now insurance. So mainly it's all about insurance. That's the logistics of, you know, the legal part of it. And it'll get you in trouble if you don't have it. So you had and insurance is given after you prove that you are qualified enough to open this particular business. So there's many insurance, but make sure you research every insurance, because there are insurance sometimes where you're paying and then in the end when you're in trouble they don't give you the, you know, the support you need. So it's about, you know, people like liabilities and like accidents always happen in work. You have to cover your employees as well having any kind of accidents in your workplace or customers. So we've had a few experiences as well. But very few, very like I think it's been one in the whole 20 or no it's 2 actually. मैं आपको बाद में बताऊंगी। 2 हुए थे, but 19 year में 2 हुए थे। But the fact is my mom was very apprehensive about it, but because her insurance was good it was okay. ये और कभी कभी आपकी गलती भी नहीं होती, वो क्लाइंट आता ही इसीलिए है। Remember there's scammers out there, so people literally come there for insurance fraud basically, to act like they've been hurt or whatever. So you have to always, that would be another video, always make sure that you've got a camera. Make sure that there's always a witness there, so a worker, and make sure you document every single thing. So that you have the timings and everything, so the person who's telling you, and pictures. Pictures are very important. So these are some of the things. मैं आपको बाद में ये व्लॉग में बताऊंगी कि लोग आपको कैसे स्कैम करते हैं। So that insurance, क्योंकि मेरे साथ 2 इंसिडेंट हुए हैं, दोनों स्कैम थे, पर मैं केस को बढ़ाना नहीं चाह रही थी। मैंने इंश्योरेंस वालों को कहा दे दो इनको जो चाहिए। So that, and then the next part of it is health and safety. Make sure that you've got health and safety. Mum's going to explain a little bit more further about it, but mainly it's like things like wiring, everything has to be safe. तो ये आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपको बिजली और गैस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको हर चीज़, आपकी कोई भी इक्विपमेंट है, चाहे वो
सिंपल सा वैक्स की मशीन ही क्यों नहीं है, उसके ऊपर आपका वो इलेक्ट्रिक सर्टिफिकेट का एक नंबर होता है, वो जो भी आएगा वो तकरीबन 100 पाउंड 1 साल के लेता है, लेकिन वो जो भी आएगा वो आपके उस इक्विपमेंट में, वो जैसे मैं सिलाई करती थी तो उसने मेरी मशीनों पे लगा दिया था वो सर्टिफिकेट कि ये हेल्थ एंड सेफ्टी को कवर करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन चीजों को हम छोड़ देते हैं कि चलो किसको पता चलता है, लेकिन बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। अगर किसी ने आपको सू कर दिया कुछ तो ये बाद में प्रॉब्लम बन सकती है, या आपके एम्प्लॉय को कुछ हो गया या कुछ भी, या कोई स्कैम करने के लिए आपकी जगह पे आया है, या एकदम से किसी हेल्थ अथॉरिटी से कोई आ गया, इंस्पेक्टर आपका इंस्पेक्शन करने के लिए आ गया, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बहुत लोग को मैंने देखा है वो ऐसे कोना कट करते थे कि क्या 100 पाउंड मंथ ईयर के दे दे और ट्रबल में आ जाते थे। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी ऐसे नहीं करती थी, मैं हर चीज को फाइल में रखती थी, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, ये मेरा ये है, और अगर कुछ ऐसा हो जाता तो सामने रख लेती थी। अब चौथी बात, अपने जो भी है, फूड की जगह है, सोइंग की जगह है, ब्यूटी की है, हेयर की है, हाजिर चीजें जो है आप अवे रखेंगे, क्योंकि क्लाइंट के साथ बच्चा भी आ सकता है, और अगर बच्चे ने कोई चीज टच कर ली तो इल्जाम उसकी माँ पे नहीं आएगा, इल्जाम आप पे आएगा कि आपने हाजिर चीज को क्यों रखा था इधर। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको अपने प्रेमिसेस को साफ सुथरा, क्लीन, हाइजीन रखना है। अगर फ्लोर है तो आप मेक श्योर करें कि फ्लोर पे आपका खूब पोछा लगा हो, डोमेस्टिक का या ब्लीच का या कुछ के, उसके ऊपर कोई एंट्स, कोई, खैर इस मुल्क में तो होते नहीं है लेकिन फिर भी आ जाते हैं। तो आप अगर आप फूड का और ब्यूटी का बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पे दूर दाड़ ये चीजें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। हाइजीन, आई गेस, हाइजीन, yeah, hygiene is very very important. Even one beautician or you can clean all the equipment every day, so no dust, nothing. So we used to do it twice a day. Yeah, we used to do it twice a day, one in the morning, one in the evening. Every month अपने प्रोडक्ट को देखे कि कोई एक्सपायर्ड है या कुछ है तो उसको जल्दी से डिस्पोज कर दें, क्योंकि अगर कोई हेल्थ अथॉरिटी से कोई भी आ गया, आपकी सीजर को जंग लगा हो, आपने सीजर बब साइड में ना रखा हो, आपने कोम में बाल हो, कुछ भी हो सकता है, कोई आप पे रिपोर्ट कर दे या कुछ कर दे, और आजकल तो जलने वाले भी बहुत होते हैं। तो अगर आपका एक कोम गंदा मिल गया तो ताला लग सकता है, ठीक है। And these safety, the health checks, they happen randomly, don't they? ये हेल्थ चेक कभी कभी इनको ऐसे हो जाता है कि चलो सलोनों का दौरा लगा देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 कभी ये प्रॉब्लम फेस नहीं की है, लेकिन आपको कहती हूँ कि आप इसका जरूर ख्याल करना है। अब सलोन हो गया है, सारा कुछ आपने डाल दिया है, अब आई है बात प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट चाहे आप 100 पाउंड किलो, चाहे आप 100,000 पाउंड किलो, हमेशा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला लें। कभी भी ये ना सोचे कि चलो अब मेरा नया नया बिजनेस है, मैं चीपी कोई ब्रांड ला के रख दूं, क्योंकि आप लोगों के स्किन के साथ, अगर फूड है तो लोगों की सेहत के साथ, अगर हेयर है तो लोगों की हेयर के साथ, इन चीज़ों के साथ आप खेल रहे हैं। And it's a first impression, so if your first impression is good from a client, you'll get more customers. Yeah. So अपने प्रोडक्ट पे तवज्जो दें। जैसे कि अगर आप जाएं, आप सिंपल एग्जांपल लेते हो, आप टिल्डा की बासमती यूज करें या कोहिनूर की यूज करें या कोई चीप ब्रांड की यूज करें, यकीन करें वो बासमती खड़ा खड़ा दाना होगा और वो दूसरा फिस जाएगा। हमेशा अगर अच्छी क्वालिटी की चीज है ना तो किसी वजह से है। तो अपने फूड में अगर इवन आटा भी यूज करें तो वो गुड क्वालिटी का यूज करें, क्योंकि उसके टेस्ट में काफी फर्क होता है। मैं हमेशा बच्चों को हैंस की ये बीज खिलाती हूँ। एक दफा पता नहीं कोई और बीज पड़े थे, मेरे ख्याल में इनके अब्बू लेके आए थे, अजदा ब्रांड है, जो सारे बच्चों ने खाया नहीं। मैं कहते इसमें कोई स्मेल है। मैंने कहा ये देखो, यानी कि ब्रांड का पता सिर्फ पैसों से नहीं लगता, टेस्ट से भी पता लगता है। They're expensive for a reason. They're expensive for a reason. Okay? But then you have to have that thing in it, Emma, that
people might say that if I get expensive stuff, would people buy it? डेफिनेटली आजकल वो जमाना नहीं है। पहले आप यकीन करें कि लोग जाते थे प्री मार्क में, हैप्पी वैल्यू में चीजें ले लेते थे, और अब खुद लोग कहते कि वो डिस्पोजेबल चीजें हैं। मेरी अम्मी कहती थी कि सस्ता रोए बार, महंगा रोए एक बार नहीं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो सस्ता जो चीजें लोगे तो आप बार बार फेंकोगे, महंगी लोगे तो आप, मैं उस दिन बता रही थी कि मैंने क्लार्क के शूज नाफिया के लिए लिए थे, उस जमाने में 35 पाउंड के थे, फिर वो सुमैया ने पहने, सुमैया के बाद मैंने अपनी भतीजी को दे दिया, और वो नए ऐसे थे कि चमक रहे थे। तो 35 के थे, पर 3 बच्चे संभाले गए उसमें। तो ये जरूरी है कि आप अपना प्रोडक्ट हाई क्वालिटी का यूज करें। और अगर आप ये कहें कि चले मैं कोई चीपी ब्रांड ले आए हो, सालोन सेवर का या एस्टन एंड फिंचर का, या ये नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट टॉप का यूज करें ताकि उसके चेहरे को इफेक्ट भी हो। जो दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि क्वालिटी का सर्विस दे। क्वालिटी सर्विस ये होता है कस्टमर सर्विस। मैं अपनी जिस भी ब्यूटिशियन को ट्रेन करती थी उसको पहले, सबसे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी, एंड सेकंड कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप डायमंड किसी को दे दो लेकिन आपकी स्माइल ना हो फेस पे, आप फ्रेंडली ना हो, तो इस रबिश। मैंने अपनी ब्यूटिशियन को कहा था कि सबसे पहले जो भी इस डोर के अंदर आएगा, सबसे पहले अपना आप इंट्रोड्यूस करो। आई एम फलाना फलाना एंड हाउ आर यू, कैन आई, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट कैन आई हेल्प यू। ये हमारी ब्यूटिशियन को मैं बार बार ट्रेन करती थी। मैं खुद कस्टमर बन जाती थी और उनको कहती थी कि चलो, जो भी नई ब्यूटिशियन मेरे पास आती थी, मेरी ब्यूटिशियन मेरा ब्लॉग देखती हैं और वो हंस रही होंगी कि बाजी ये बता रही है। तो मैं, कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी करो, चाहे वो सिंपल थ्रेडिंग ही ना हो। अब मैं एक कस्टमर हमारे पास आया था, तो मैं उसको कहती थी जानू यहाँ से खींच लो, जानू यहाँ से खींच लो। वो खींच नहीं सकती थी, कहती थी मेरे हाथ में आर्थराइटिस है। हम दूसरी ब्यूटिशियन को बुला लेते थे, हालांकि हमारा बिजी सैलून होता था। मैं कहती थी खींच लो इसका स्किन, वो खुद से कहने लग जाती थी। कितनियों ने कहा कि हम किसी और सैलून में जाते हैं तो वो हमारे सर को यूं करती है, तो आपके पास आते हैं तो आप हमें ऐसे ट्रीट करते हो जैसे आप माँ हो हमारी। तो कस्टमर सर्विस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी कस्टमर आपको कह भी दे कि नहीं मैं इस ट्रीटमेंट से खुश ना हो, तो पैसों पे लड़ो नहीं, उसको कहो ठीक है आप खुश नहीं हो, चले मैं दोबारा कर देती हूँ, मैं आपको ये कार्ड दे देती हूँ, आपका नेक्स्ट ट्रीटमेंट आपका मैं फ्री कर दूंगी। कस्टमर से लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे कहते हैं कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सो कस्टमर को अगर आपने वही एक मुंह जाएगा, 100 मुंह बच जाएगा और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देगा। तो उसी एक मुंह को बंद कर दो और उसको अच्छे तरीके से डील करो और उसको कहो ठीक है आप सही हो, हम गलत हैं। ये हो गई कस्टमर सर्विस की बात। अब बात आई है ट्रीटमेंट डिलीवर करने पे। अब आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, ये कस्टमर सर्विस इंग्लिश में बताओगी कि नहीं? Customer service. So the other thing is customer service is very, very important. That is basically the backbone of your business ethos. That you have to make sure that the customer leaves happy. Make sure you or your workers, your employees are introducing themselves, welcoming, warm, and making the customer feel like they're having a good experience from start to finish. So make sure customer service is very important, and remember, the customers are always right. Now, how to deliver treatment? अब फॉर एग्जाम्पल आपका ट्रीटमेंट है, आप 1 आवर का फेशियल कर रहे हो। अगर आप 1 आवर में 10 मिनट ज्यादा लगा दोगे, उसके साथ में कंधों की मालिश कर दोगे, हाथों की कर दोगे, ट्रस्ट मी शी विल बी बैक। पर आप अगर उस 1 आवर में 2 मिनट भी कम करोगे तो वो शी विल रिमेम्बर एंड शी विल टेल अदर 10 कि ये अच्छे नहीं है। सो जो काम डिलीवर करो 100% करो। जैसे कि आपको ऑर्डर आता है कि आप 50 समोसा हमें बना के दे दो, आप 50 समोसों में एक कम करने के बजाय 5 ज्यादा डाल दो।
एंड दे विल लव इट। मैं जहाँ से समोसे लेती हूँ वो आंटी शी इज़ अमेजिंग, और वो हमेशा मेरे समोसों में मैं 100 लेती हूँ तो वो 105 ही निकलते हैं। मैं एक 2 दफ़ा फ़ोन भी किया था कि आंटी समोसे ज़्यादा, कहते बच्चे ये मेरी तरफ से तेरे बच्चों के लिए, और मैं हैप्पी हो जाती थी। हालांकि 50 पैसे का वो समोसा देती है तो क्या हो, 5 पाउंड के समोसे या 3 पाउंड के समोसे से मैं बादशाह नहीं बन जाती थी, पर मुझे खुशी होती थी। इसी तरह अगर आप जैसे किसी का सूट सी रहे हो, तो किसी का सूट सिया आपने, उसने कहा कि दुपट्टे की हेम भी कर दो, तो ये मत कहो कि मैं 2 पाउंड ज्यादा चार्ज करूंगी, कहना बिल्कुल कर दूंगी। जहां आप 20 पाउंड उसकी सूट की सिलाई ले रहे हो, वहां 2 पाउंड का दुपट्टा फ्री करके दे दो। सो हमेशा कुछ न कुछ ऐसे डाल दो कि वो खुश हो जाए। सो ये हुई डिलीवर करने की बात। Mama was talking about one of the tips, I think, would be to give some kind of complimentary things within your services. So what Mum would do, say if it was a 35-minute massage treatment, she would do, and it'd just be, say, for legs or whatever it is, so she'd just do a finishing off with a bit of massage of her neck, and then they would remember and they'd appreciate it. And then she said a story about one of the aunties who sells samosas. She would put 5 extra in there just to say, you know what, it's okay, it's for your kids. So it's just complimentary things that will make an impression on the customers and then make them come back even more. Yeah. So इस तरह के 1000 किस्से हैं जो मेरे साथ हुए हैं कि अक्सर ब्यूटिशियन आ जाती थी, कहती थी बाजी वो कह रही है क्लाइंट के मेरे हाथों को भी मसाज कर दो, सभी हाथों हमेशा एक्स्ट्रा मसाज थी। मैं कहती थी कर दो, कोई बात नहीं, 10 मिनट की मसाज से हम नहीं मर जाएंगे, कोई बात नहीं, कर दो। तो ये मत सोचो कि मेरे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग गए हैं, ये सोचो कि यही 10 मिनट मेरी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। ये हो गया। अब एक बात जो मैं बीच में कहना भूल गई है, कंसल्टेशन। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, अपने साथ कंसल्टेशन फॉर्म रखो। कंसल्टेशन फॉर्म मतलब कि उसकी पूरी एक हिस्ट्री लिख लो। ये औरत आई, इसका ये काम, इसका ये फ़ोन नंबर, इसका ये, चाहे वो फूड का ऑर्डर हो, चाहे कपड़ों का ऑर्डर हो, चाहे ब्यूटी का हो, कोई आप उसके लिए काम डिलीवर कर रहे हो। एक तो है कि वो आती है कपड़े खरीदती है, तो उसके लिए कोई कंसल्टेशन नहीं, खरीद और फरोख्त को लेनी। पर आप अगर उसे कोई सर्विस दे रहे हो, सर्विस मीन जैसे हेयर ड्रेसिंग, ब्यूटी, नेल, मेहंदी, कोई भी मेकअप, चाहे ब्राइडल मेकअप हो, consultation form is very disclaimer forms. Yeah. So where they sign that they understand that there's certain, like with hennas, there could be allergies with तो hair उसमें dyeing. कंट्रा इंडिकेशन आपको लिखने पड़ते हैं कि इस औरत के, जैसे कि आप किसी की मसाज करो और मसाज में उसने कंट्रा इंडिकेशन में लिख दिया कि उसको तंबोसिस है, यानी कि क्लॉट है लेग में, आप उसकी मसाज नहीं कर सकते हो। वो आपको फोर्स करेगी, पर आप कहोगे नहीं सॉरी। आप डॉक्टर से एक लेटर लेके आ जाओ कि मैं आपकी मसाज के लिए अलाउड हूँ, तो कर लो। क्योंकि अगर आपने उसके काफ पे मसाज किया, हो सकता है वो ट्रेवल करे और इसे हार्ट अटैक हो। जैसे किसी को फिट्स है और आप उसने कंसल्टेशन में आपको बता दिया है कि ये कंट्राइंडिकेशन है कि आपको उसको फिट्स है, और आपने फिट्स के बावजूद भी उसको वो लाइट थेरेपी कुछ दे दी, कुछ ऐसी थेरेपी दे दी जैसे कि लेजर दे दिया कुछ उसको फिट्स आ गया। प्रेग्नेंट लेडीज as well. इसी तरह प्रेग्नेंट औरत है और आप उसका मसाज उसको कह रहे हो कि लेट जाओ, वो पेट के बिल लेट गई और आपने उसका मसाज किया। इस तरह सो मेनी, किसी को स्किन डिसऑर्डर है और आपने उसको वो सही प्रोडक्ट नहीं लगा के दे दिया, तो कंसल्टेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह अगर आप फूड देते हो केटरिंग का, तो फर्स्ट उसको कह दो कि जिसके लिए फूड जा रहा है कोई फूड एलर्जी तो नहीं है, कि ताकि आप वो नट्स यूज कर रहे हो कुछ तो आप ना करो। तो कंसल्टेशन फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ट्रीटमेंट दे दिया आपने, खत्म हो गया, तो फीडबैक हमेशा अपने पास फीडबैक का एक बुकलेट रखें। और जब आप फूड दें, चाहे कोई आपने उसके लिए सूट सिया है या कुछ क्या है, फीडबैक उसके, ये आपकी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो तो उसका भी आपने, अगर स्किन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट है तो आपने उससे सारा पूछना है, सारा एक रिकॉर्ड रखना है
क्योंकि कल आपको वो सू कर सकती है कि इसने ये आप ये नहीं कह सकते हो कि ये तो फलानों का प्रोडक्ट है, उनसे जाके पूछो। नहीं, वो प्रोडक्ट आपने सेल किया है, पूछ कुछ आपसे होगी। तो कंसल्टेशन फॉर्म, फीडबैक एंड थर्ड चीज आफ्टर केयर। आपने आफ्टर केयर जरूर देना है उसको। आफ्टर केयर बहुत आसान होता है। आपने अगर समझ लो आपने मसाज उसे दे दिया, तो आफ्टर केयर में आपका लिखा होता है, बस वो एक ही आफ्टर केयर बना दे कि मसाज के लिए ये आफ्टर केयर, फेशियल के लिए ये आफ्टर केयर। मैंने खुद बनाए थे, खुद ही प्रिंटिंग वालों को कहा था कि इस तरीके से मुझे प्रिंट कर दो। आफ्टर केयर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी ने आपसे मसाज किया और आपने उसे आफ्टर केयर नहीं दिया कि प्लेंटी पानी पियो, रिलैक्स करो, बाहर अभी शॉपिंग पे ना जाओ, ये ना करो, वो ना, तो हो सकता है कि उसका मसाज का उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो। जैसे कि आप लेवेंडर ऑयल का मसाज करेंगे, वो फील स्लीपी करेगी। अगर वो यहाँ से सीधा जा रही है ऑफिस, तो आपको उसको बताना चाहिए कि ये आप फील स्लीपी होंगे, आपको बार बार यूरिन की वो होगी, आप जाओगे। तो इवन लेजर आपके पास नहीं, अभी आप छोटा सा सैलून शुरू कर रही है, ओनली फेशियल का कर रही है, तो आपने उसको बताना है कि सन प्रोटेक्शन यूज करो। तो पूरी नॉलेज, आप क्वालिफाइड हो, आपके पास पूरी नॉलेज होगी, तो आफ्टर केयर देना बहुत जरूरी है। आखिर में जो बात आई है वो ये आई है कि आपको अकाउंटेंट का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग होते हैं वो बिजनेस शुरू कर लेते हैं, अकाउंटेंट को पता नहीं होता। HMRC है हमारे मुल्क में, यहाँ पे HMRC है। अब इसी तरह हर मुल्क में डिफरेंट टैक्स की ये डिपार्टमेंट है। तो जो भी बिजनेस शुरू करे, चाहे आपका बिजनेस आपको 50 पाउंड ही वीक की क्यों ना दे, आपने उनको कहना है अपने अकाउंटेंट को कि ये मेरा बिजनेस है, और अपने हर रसीद को आपने संभालना है। क्या आप यूज करते हो, क्या आप लेके आते हो, क्या आप खरीदते हो, प्रोडक्ट कितने का आया, कितना आपने लगाया, पेट्रोल, बिजनेस से रिलेटेड आपकी जो एक्सपेंसेस है आपने वो फाइल बनानी है और एंड ऑफ द ईयर अकाउंटेंट को देनी है। और अगर आप ये नहीं कर रहे हो और आप कह रहे हो चलो किसको क्या पता चल रहा है मेरे अकाउंट, दे नो, ये फाइंड आउट कर लेंगे, चाहे वो छोटी सी 50 पाउंड वाली शॉप क्यों ना हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अकाउंटेंट आपका बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, वो आपको हर चीज से, गलती से और इससे बचाते हैं, आपको एडवाइस देता है। तो अकाउंटेंट का होना बहुत जरूरी है। अब हो गया अकाउंटेंट, अब पैसे को आपने कैसे मेंटेन करना है। आपने कमाए वीक के फॉर एग्जांपल 1000 पाउंड, 1000 पाउंड में आपके एक्सपेंसेस चले गए, आपकी वेजेस, एक्सपेंसिव सारा कुछ चला गया है 400 पाउंड। आपके पास बचे 600 पाउंड। अब वो 600 पाउंड में आपने सारे अपने जेब में नहीं डालने, आप उसका एक हिस्सा आप अपने आप को वेज दिया करें कि ये मेरा वेज है, मैंने 200 ये लेने ही लेने हैं। वो 200 लेके जो 400 पाउंड है शुरू में वो बिजनेस में डालते जाएं ताकि आपका बिजनेस ऊपर। जी बच्चे, ओके, सिट इन माय लैप। मीना गonna bring her. मीना, tell Ella. चलो look right there. So make sure that you take into account everything you're spending and get an accountant, because you might think that you're avoiding, you don't need it, but in the end HMRC will be after you. Yeah. So make sure that you, every spending that you do, make sure you keep receipts of it, make a file of it, every expenditure, put in the income, outgoing, all that stuff, so you can give it to your accountant, and then you can do your self-employed tax, right? Yeah. So that's what you need to do. That's So, all. And then I think, how to maintain your money. oh yeah, maintaining money is try and give yourself a little wage, and then the rest of it just is save it or put it back into Put the it back business. into the business Put it back into until the you business. achieve the target, Yeah. until what you want. If you're happy with a little room, then take your wages, take your expenses out from there, and whatever left, that's your money. Keep it. Do whatever you want. अब जब आखिर में जो एक बात है वो ये है कि अगर आप और किस्म के और जाना ऊपर चाहते हैं और करना चाहते हैं, जैसे कि आप
सिंपल कैटरिंग का कोई बिजनेस कर रहे हैं, पर अब आप चाइनीज करना चाहते हैं, तो ये नहीं कि यूट्यूब से सीख के तो वो शुरू करें। ऑलवेज Get qualified. गेट क्वालिफाइड, क्योंकि आपको जो भी नया करना है, तो ये नहीं कि अक्सर मैंने देखे हैं ब्यूटिशियन होती है कुछ, अच्छा आप कहाँ से क्वालिफाइड हो, मैंने यूट्यूब से सीखा है। भाई यूट्यूब से आप सीखते हैं, हम सब सीखते हैं यूट्यूब से, क्वालिफाइड लोग हैं, लेकिन वो आपको सर्टिफिकेट नहीं देते। तो हमेशा क्वालिफाइड हो और ये करें। तो मेरे ख्याल में मैंने हर चीज़ को कवर कर दिया है। लेकिन अगर आपके, अच्छा एक और बात, अभी मेरी इतनी बातों से आप डर गए होंगे कि ये है तो ये है तो ये है तो ये है, और ये बिजनेस कैसे शुरू करेंगे। डरे नहीं, जो भी स्टेप आपको बताए हैं इज वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड अमेजिंग। बस आपको करना ये है कि एक दफ़ा इन स्टेप को फॉलो करना है और फिर आराम से तकिया सर के नीचे रख के आराम से ज़िंदगी गुजारे। सिर्फ एक ही दफ़ा आपको फॉलो करने होते हैं। सारी चीज़ों को ऑर्डर में कर ले, टिक 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 टिक, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। सारी चीज़ें जब हो गई हैं तो बस फिर आपको पीस ऑफ माइंड है। अब अगर आपको कोई और क्वेश्चन इसमें करना है या आपको पूछना है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं ज़रूर कर दूंगी इंशाल्लाह। क्योंकि कुछ मेरे फॉलोवर हैं जो बिज़नेस नहीं शुरू करना चाहते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली, तो उनको ये व्लॉग बोर लगेगा। पर मुझे कोई परवाह नहीं है कि कोई कहे कि ये व्लॉग बोर है, क्योंकि हर वक्त हर इंसान बस ना फूड रेसिपी बता सकता है तो ना एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये दुनिया के रोज़मर्रा के हिस्से हैं जिनको मैं कवर करना चाहती हूँ। और जो आपको जैसे जैसे मुझे लोग कहेंगे और जैसे जैसे मेरी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम फैमिली मुझे कहेगी, मैं उस तरीके से चलूँगी। मैंने अपना कोई इनपुट नहीं रखना, बस आप लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक रखती हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं हर वक्त फैमिली के पीछे कैमरा फिराऊँ और कहूँ ये नाफिया है, ये है, ये ज़रूरी बातें भी होनी चाहिए ज़िंदगी में। और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक औरत मेरी इन बातों की वजह से अपने पाँव पे खड़ी हो गई, उसने बिज़नेस शुरू कर दिया, वो एक मकाम उसे मिल गया, तो मेरे लिए तो ये सदके जारिया से कम नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं इसके पार्ट 3, 4, 5, 6, 7 भी बनाऊं, तो मुझे कोई इस पे एतराज़ नहीं है। तो आप प्लीज़ मुझे बताना कि मैं कौन सा टॉपिक कवर करूं इस बिज़नेस के ऊपर, या कुछ मुझसे रह गया हो तो वो भी मुझे बताएं, मैं ज़रूर कवर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।